आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर की। यदि आपने इन 4 चीजों पर कमांड कर दी तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस क्यों ना हो, आप उसको आसानी से देखते ही समझ जाओगे कि ये सेंटेंस आपको क्या कहना चाहता है। या फिर हिंदी का कोई भी वाक्य क्यों ना हो, उसको आप चुटकियों में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और बिल्ड भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें एक बेसिक सी चीज समझने की जरूरत है कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये लगा लो आपका जो सेंटेंस होता है ना, उसमें उसको बनाने में उसी सेंस को निकालने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो 50% काम करती है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ है समय और सब्जेक्ट के बारे में। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें एक तो समय के बारे में बताती है और एक सब्जेक्ट के बारे में बताती है। अच्छा, समय के बारे में क्या बताएगी? समय के बारे में ये बताएगी कि हमारा जो भी काम है वो कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। और इसमें भी ये बताएगी वो जो काम है वो चल रहा था, चल रहा है, या फिर हो चुका है, हो चुका था, या आने वाले समय में उसमें कोई प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? हेल्पिंग वर्ब बताती हैं। ये तो हो गया समय। और सब्जेक्ट के बारे में हमें हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है। ये सारी चीजें हमें हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पता चलती हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब एक चीज को और डिसाइड करती है जिसका नाम है वर्ब। मेन वर्ब जो आपके वाक्य में होगी उसको भी हेल्पिंग वर्ब ही बताएगी कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म लगनी है, या थर्ड फॉर्म लगनी है। तो ये जो भी कुछ है ये सब कुछ हमें हेल्पिंग वर्ब बताती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से वर्ड्स के अंदर आती है। तो देखिए, जैसे इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव, हैड, विल बी, विल हैव, और डू डज और डिड, ये सब की सब आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती हैं। ठीक है, एक बात और, हेल्पिंग वर्ब की एक जो खासियत वो और है, वो क्या है कि ये हमेशा पक्की बात करती हैं। पक्की बात का मतलब है हाँ की हाँ और ना की ना। अगर हाँ है तो हाँ ही रहेगा, ना है तो ना ही रहेगा। ये कभी भी पॉसिबिलिटी को नहीं दिखाती हैं, कभी भी संभावना को नहीं दिखाती हैं। जहां पर भी आपको ये लिखा दिखाई दे तो वहां पर किसी भी चीज की संभावना नहीं रह जाती है, वो जो कार्य है वो 100% है। ठीक है, ये चीजें और बताती हैं। ये मॉडल वर्ब की तरह कार्य नहीं करती। मॉडल वर्ब क्या करते हैं? मॉडल वर्ब हमें कभी भी पक्की जानकारी नहीं देते। मॉडल वर्ब संभावना की बात करते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है ऐसा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, यानी कि वो पॉसिबिलिटी की बात करती हैं। लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं करती, ये पूरी तरह से कंफर्म होती हैं और श्योरिटी की बात करती हैं। 100% ऐसा ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है इनका कॉम्बिनेशन हम कैसे बैठाते हैं। अब जैसे अभी हमने यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब देखी थी। ठीक है, इन हेल्पिंग वर्ब को कैसे कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। देखिए, जैसे इज हेल्पिंग वर्ब है, डज है और हैज है, ये आपकी किसके साथ यूज होती हैं? ही, सी और इट, ये आपके सब्जेक्ट हैं, ही, सी और इट। ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। और इसमें एक वर्ड और आता है नेम। किसी व्यक्ति का यदि नाम आपको बताना है तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे आर है, डू है और हैव है, ये आपकी किसके साथ यूज होते हैं? ही, सी, इट को छोड़कर। ही, सी, इट को छोड़कर जो भी कुछ बच जाता है वो सब आपके आर, डू और हैव के साथ यूज होता है। अच्छा, क्या क्या बच गया? जैसे यू बच गया, वी बच गया, दे बच गया, आई बच गया, है ना, ये सब कुछ किसके साथ यूज होंगे? आर, डू और हैव के। और एक बात, हैड, डिड और विल, ये तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ही, सी, इट हो, आई, वी हो, यू, दे हो, कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब के साथ यूज होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन को बैठा सकते हैं। ये लगा लीजिए, अगर आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा दिया ना, तो ये लगा लीजिए कि आपने अपने सेंटेंस को बनाने का 30% काम कर दिया है हेल्पिंग वर्ब को सही लगते ही सब्जेक्ट के साथ।
ठीक है। अब बात आती है आगे की, यहां पर देखिए सब्जेक्ट की तरह है। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, राहुल सुबह से पढ़ रहा था। राहुल कब से पढ़ रहा था? सुबह से पढ़ रहा था। अब यहां पर हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है राहुल हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राहुल सुबह से पढ़ रहा था। यदि यहीं पर हम ये वाला सेंटेंस लिखें, राहुल वाज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये बताइए, वाज वर्ब का इस्तेमाल भी तो आप करते हैं ना था थे थी में, तो हैड का इस्तेमाल भी वहीं पर होता है। अब ये दोनों सेंटेंसेज बताइए कौन सा सही है इन दोनों में से? राहुल हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग या राहुल वाज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो पहला वाला है हैड बीन वाला, ये आपका सही है, जो सेकंड वाला है गलत है। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या गलती हुई है हमारे यहां पर कि हमने अपने जो सेंटेंस है, जो हिंदी का सेंटेंस है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। यानी कि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब हमें समय के बारे में बताती हैं, लेकिन यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस समय को नहीं बता पा रही है और ये सेंटेंस को गलत कर रही है। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से तो सही है, राहुल के साथ वाज ही आना चाहिए, लेकिन वाज के साथ कभी भी पीछे नहीं आते हैं, ये बीन वीन कभी कुछ नहीं आता है इसके पीछे, है ना, तो इसलिए ये गलत है। आगे देखिए, तुम खेल रहे थे, ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट के कंटिन्यूअस का, और जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो था पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग लिख दिया हमने, यू वाज प्लेइंग। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने अपने सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। यू के साथ वर आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या यू के साथ वाज भी आना चाहिए? नहीं, यू के साथ वाज नहीं आता, है ना, तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सही नहीं लगाई है। तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आपको बताती है कि किस समय के हिसाब से आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करती है पीछे वर्ब में आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे यहां पर देखिए, हैड बीन के बाद आईएनजी आया हुआ है, वर्ब में स्टडिंग यहां पर भी आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करती है इन सारी चीजों को। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अपनी एक अलग लिस्ट है, ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग लिस्ट है। सब्जेक्ट में आई और ऑब्जेक्ट में मी, दोनों का मतलब एक ही है मैं। वी और अस, इन दोनों का मतलब एक ही है हम। अब सब्जेक्ट में यू और ऑब्जेक्ट में यू, ये दोनों चेंज नहीं होते, एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब भी तुम होता है। दे और देम, इन दोनों का मतलब भी वे है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर हम इनको यूज करते हैं और जहां पर ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो इन वाले जो वर्ड्स हैं इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते सिंपल सेंटेंसेज में, और ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते। इनके जो वर्ड्स हैं वही आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया तो मैं मी से स्टार्ट कर सकता हूं, नहीं, मी से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं आई से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। अच्छा, एक और देखिए, यहां पर समय की जानकारी को एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कराता हूं कि किस तरह से हम समय को डिसाइड करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ही इज वॉचिंग, ही हैज वॉच्ड, ही वाज वॉचिंग, ही हैड वॉच्ड, ही विल बी वॉचिंग और ही विल हैव वॉच्ड। ठीक है, अब ये 6 सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, या फिर इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हमें कैसे पता चलेगा? यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या चीज बता रही है, इज हमें ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है इजमार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में करते हैं और इसके बाद जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी आती है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। यहां पर हैज हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, क्योंकि हैज हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं और उसके बाद जो भी वर्ब होगी उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो दोनों प्रेजेंट के ही हैं। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, ये कंटिन्यूटी को नहीं दिखाता है, ये ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कंप्लीटेड है। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट है जो। एक और देखिए, ही वाज वॉचिंग, ये क्या है? अब ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर का है और जो थर्ड नंबर का है, इन दोनों सेंटेंस में ही भी सेम है और वॉचिंग भी सेम है, तो ये अलग कैसे हुए हैं? ये अलग हुए हैं किसकी वजह से? इज और वाज की वजह से। ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको ये वाली हेल्पिंग वर्ब पास्ट में लेकर चली गई और ये इसको प्रेजेंट में लेकर चली गई। तो आपने देखा एक ही हेल्पिंग वर्ब को चेंज होने से सेंटेंस का पूरा सेंस चेंज हो गया। इसका मतलब है वह ही इज वॉचिंग, वह देख रहा है। नीचे वाले का मतलब है थर्ड वाले का ही वाज वॉचिंग, वह देख रहा था, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है।
ही हैड वॉच्ड। अब सेकंड और फोर्थ को देखिए, दोनों सेम सेम है ना, सिर्फ ये हैज का हैड यहां पर हो गया। अब ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। इसका मतलब है कि वह देख चुका है या फिर उसने देख लिया है सेकंड वाले का, और इसका मतलब है कि वह देख चुका था या उसने देख लिया था, है ना। तो देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब ने कैसे सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से ही विल बी वॉचिंग, अब ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, जहां जहां पर वॉचिंग है तो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। ये प्रेजेंट का है जिसमें इज है, जिसमें वाज है ये पास्ट का है, और जिसमें विल बी है ये फ्यूचर का है। तो देखिए यहाँ पर विल बी आते ही ये फ्यूचर का बन गया, और इसी तरह से यहाँ पर विल हैव आते ही ये भी फ्यूचर का बन गया। तो देखा आपने हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे हमें समय के बारे में जानकारी दे रही है, कैसे हमें कौन से समय में किसका यूज करना है, ये सब कुछ हमें हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है ना। और ये पीछे के जो वर्ब है ये भी देखिए, जहां पर कंटिन्यूटी की बात थी वहां पर तो वर्ब में आईएनजी थी, लेकिन जहां पर कंटिन्यूटी की बात नहीं है, जहां पर परफेक्ट की बात है, वहां पर देखिए आईएनजी ना आकर ईडी लग गया सबके पीछे, थर्ड फॉर्म लग गई सबके पीछे। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हमें समय के बारे में जानकारी देती हैं, और हमारी वर्ब को भी ये मतलब बताती है कि कौन सी वर्ब आनी है, फर्स्ट आनी है, सेकंड आनी है, थर्ड आनी है, कौन सी वर्ब आनी है। ठीक है, इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब को समझ लिया तो मैंने आपको बताया था 50% काम आपने अपनी सेंटेंस का कर दिया है। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अब यहां पर देखिए एग्जांपल मैंने कुछ लिखे हुए हैं, समय और सब्जेक्ट के बारे में बताती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है पापा घर पहुंच गए हैं, पापा घर पहुंच गए हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने लिख दिया पापा हैज रीच्ड होम, पापा घर पहुंच गए हैं, पापा हैज रीच्ड होम। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है। इंग्लिश में तो मुझे पता चल जाएगा हैज हैव को देखकर, हिंदी में कैसे पता चलेगा? हिंदी में पता चलेगा, अभी आपने यदि पढ़ा होगा लिया है, गया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, या फिर कोई काम परफेक्टली खत्म हो गया है। मान लीजिए किसी ने आपके पास फोन करके पूछा कि भाई आपके पापा जी अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे आपके घर, आपने बोला हाँ पापा जी पहुंच गए हैं, मतलब उसने आपको प्रेजेंट के बारे में पूछा है और आपने भी प्रेजेंट के बारे में ही जवाब दिया है। तो प्रेजेंट तक कोई काम खत्म हो चुका है, आपके पापा के आने का काम घर तक खत्म हो चुका है ना, तो इसलिए इसको परफेक्ट में रखते हैं। वह खाना खा लेगा, वह खाना खा लेगा। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। किसी ने मुझसे पूछा यार उसने खाना नहीं खाया है, पता नहीं क्या हो गया उसको, मैंने बोला कोई बात नहीं वो खा लेगा, मतलब मैंने उसको फ्यूचर के बारे में, नियर फ्यूचर के बारे में बात बताई है, कोई बात नहीं खा लेगा थोड़ा बहुत देर में, है ना। तो ये फ्यूचर का है, तो बोलेंगे ही विल ईट फूड। अब हिंदी में तो हमें पता चल जाता है आसानी से कि सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, क्या? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर लगती है। तुमने उससे पूछा, तो यहां पर मैंने लिख दिया डिड यू आस्क, डिड यू आस्क, तुमने उससे पूछा। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक और देखिए आगे, मैं आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर क्लियर करा देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने यदि याद कर लिए तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर पहला सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, मतलब सिंपल जो टेंस होगा आपका उसको कैसे बनाएंगे? उसमें सबसे पहले आपको एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब लिखा हुआ है फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ये हो जाएगा आपका सिंपल का स्ट्रक्चर। नेगेटिव को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो ऊपर वाला अभी मैंने बताया था ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया और उसके बाद वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इंटरोगेटिव में क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से आगे रख दिया, फिर वर्ब बचा और ऑब्जेक्ट बचा, ये लिख दिया। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए इंटरोगेटिव बनाना पहले तो इंटरोगेटिव का ये वाला उतार दिया हमने, ये उतर गया। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आप इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को याद करने के लिए मैंने नीचे जो है एक टेबल बना दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। पास्ट में यूज होने वाली है डिड, वाज, वर और हैड। और फ्यूचर में यूज होने वाली है विल बी और विल हैव। ये आपकी फ्यूचर में यूज होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको टेंसेज के अंदर घुसना है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डू, डज, पास्ट के इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट के में वाज, वर और फ्यूचर के में विल बी। इस तरह से भी आप इन्हें देख सकते हैं। और इधर ऐसे ही हैज, हैव, हैड और विल हैव, ठीक है।
समझ में आ गया आपको किस तरह से यूज करना है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हम इनको यूज करते हैं हैज हैव के साथ टू को। इनका मतलब होता है कि किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम प्रेजेंट में करना है या नियर फ्यूचर में करना है, उसकी मजबूरी है वो काम करना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव के साथ टू आया है, और फिर मेन वर्ब आई है जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट आया है। जैसे कि उसे देखना है तो बोलेंगे ही हैज टू वॉच, ही हैज टू वॉच। अब आप सोच रहे होंगे सर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? तो देखिए हैज हैव के बाद यदि कुछ नहीं होगा तब थर्ड फॉर्म आएगी। अब हैज हैव के बाद यहाँ पर टू तो है, तो टू है इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू होगा तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है तो बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। अब यदि हम हैड के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। उसे खेलना पड़ता था। इस तरह से आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीछे हमने अभी क्या पढ़ा था, हैज हैव के साथ टू का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है हैविंग टू। अब देखिए जो भी हमने देखा है हैज हैव और हैविंग को हम देख रहे हैं। हैविंग टू का मतलब है कि कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है। यहां पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी जो हैविंग टू है वो आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बन सकता है, पढ़ रहा है और पढ़ रहा था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो बोलूंगा आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस। तो इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी और कौन सा टेंस है। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।